भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ये अपने आप में श्रेष्ठ है। इसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया और यह 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। दोस्तों, जब संविधान सभा का गठन हुआ तो सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि हमें किस प्रकार के संविधान का निर्माण करना है जो हमारे देशवासियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो, सर्वमान्य हो। इसके लिए संविधान सभा ने सबसे पहले कार्य किया और संविधान के प्रस्तावना के रूप में इसे शामिल किया गया। इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। इसमें इन बातों को रखा गया कि हमारा संविधान कैसा होगा, किस प्रकार का उसका स्वरूप होगा। इन सब बातों की चर्चा प्रस्तावना को जब हम पूरा पढ़ते हैं, भारत के संविधान के प्रस्तावना को, तो वो पूरा क्लियर हो जाता है दोस्तों। लेकिन सिर्फ इसको पढ़ लेने से ही काम नहीं चलेगा। हम इसके एक एक पहलू के बारे में विचार हमें ज़रूर करना चाहिए। इसलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इसे पूरी तरह से आपके बीच में क्लियर करने के लिए आया हूँ। मैं आज आपको प्रस्तावना से संबंधित सभी बातों को आपके बीच में रखूँगा और एक एक चीज़ पर बहुत बारीकी से आपके साथ चर्चा को आगे बढ़ाऊँगा। दोस्तों, मैंने संविधान से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपके बीच में लेकर के आया हूँ। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जा कर के इन सब वीडियोस को देख सकते हैं। और आप मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए आज शुरू करते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना। संविधान के प्रस्तावना के जिन मुद्दों पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ उसमें पहला है प्रस्तावना संविधान का हिस्सा कैसे बनी। दूसरा, संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है। तीसरा, प्रस्तावना उद्देशिका को मैं आपके बीच में पढ़ के एक बार क्लियर करूँगा उसे। उसके बाद प्रस्तावना में जो लिखित शब्द हैं उसके अर्थ क्या हैं, संविधान के स्रोत क्या हैं, स्वरूप क्या है। साथ ही साथ उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं, इस पर चर्चा सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बाद प्रस्तावना या उद्देशिका संशोधन योग्य है या नहीं, ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है। फिर प्रस्तावना का महत्व क्या है। दोस्तों, आप बहुत जगह पर प्रस्तावना को लिखा हुआ देखा होगा, पर इन सब बातों के ऊपर ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है और जितनी भी मैंने पॉइंट वाइज आपके बीच में रखा है। तो चलिए एक एक कर इस पर विचार करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले जो हमें विचार करना है उस पर यह कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा कैसे बनी। ये जो पहला पॉइंट है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, संविधान सभा द्वारा आप जानते हैं कि संविधान का निर्माण किया गया था। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका पेश की थी जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार का संविधान भारतवासियों के लिए तैयार किया जाना। इसी उद्देशिका से जुड़ा हुआ जो प्रस्ताव था वह संविधान निर्माण का अंतिम चरण प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया और इसी कारण दोस्तों प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। अब दूसरा पॉइंट पर विचार करते हैं। देखिए, दूसरा पॉइंट जो है कि संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि संविधान में जो प्रस्तावना है इसका विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया, समझ गए। और इसमें जो भाषा का उल्लेख है, जो भाषा आया, भाषा कहाँ से आया, तो भाषा जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया से आया है। कहाँ से आया? ऑस्ट्रेलिया से आया। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया कि संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, भाषा कहाँ से लिया गया। अब जो प्रश्न उठता है कि देखिए, एक चीज़ और यहाँ पर बहुत जानना जरूरी है कि प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है वो हम भारत के लोग से शुरू होता है और 26 नवंबर
1949 अंगीकृत पर समाप्त होती है। अब तीसरा बिंदु जो है प्रस्तावना और उद्देशिका, इसको एक बार हम लोग पूरा इसको पढ़ेंगे, पूरे भारत के प्रस्तावना को, और उसमें जो अंतर्निहित शब्द है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ कि इसके अंतर्गत जो शब्द हैं उसको मैं किस तरह से आपके सामने क्लियर करूँ, इसलिए इसको एक बार प्रस्तावना को पढ़ना बहुत आवश्यक है। एक बार हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, भारत का संविधान उद्देशिका में क्या है? यह है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों, इसमें जो जो बोल्ड लेटर में आपको नज़र आ रहा है वो सभी पर, जो सभी शब्द नज़र आ रहे हैं आपको, उन शब्दों पर हम लोग एक एक कर विचार करेंगे। हम लोग संविधान के स्वरूप को देख लेते हैं। तो देखिए, संविधान के प्रस्तावना के जो प्रारंभिक 5 शब्द हैं वो संविधान के स्वरूप को दर्शाते हैं। ये कौन कौन है? तो देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा लोकतंत्रात्मक और पांचवा गणराज्य। उसके बाद प्रस्तावना के जो अंतिम 5 शब्द हैं वो संविधान के उद्देश्य को दर्शाते हैं। इसके अंतर्गत न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और व्यक्ति की गरिमा। जो संविधान के स्रोत हैं उसमें जो पहला शब्द आता है दोस्तों वो है क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब भारत अब अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा, यानी तब से भारत पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण नहीं होगा। भारत की विधायिका को संविधान द्वारा तय की गई कुछ सीमाओं के विषय में देश में कानून बनाने का अधिकार है। दूसरा है समाजवादी। देखिए दोस्तों, दूसरा जो समाजवादी शब्द है ना, इसके अंतर्गत संविधान जो है वो वास्तव में सामाजिक समानता की बात करता है। इसका मतलब है कि भारत में रह रहे हर नागरिक को महसूस हो कि वह एक समान है। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है दोस्तों, वह महात्मा गांधी और नेहरू के विचारों से प्रेरित है। तीसरा शब्द जो है वह है पंथ निरपेक्ष, यानी धर्मनिरपेक्षता। इसमें क्या है कि इससे तात्पर्य यही है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, जो भी धर्म होगा वह सरकार की जनता का होगा, जिसमें सरकार की ओर से कोई रोक टोक नहीं होगी। इसलिए संशोधन में अनुच्छेद 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ा गया दोस्तों, हमारे देश में सभी धर्म को समान नज़र से देखा जाता है और सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। अब बात करते हैं लोकतंत्रात्मकता का। लोकतंत्रात्मक के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसका अर्थ यह होता है कि ऐसी व्यवस्था जो जनता द्वारा जनता के शासन के लिए जानी जाती है। अब जो 5वां शब्द है गणराज्य दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए, गणराज्य यानी गणतंत्र प्रणाली। गणतंत्र का तात्पर्य क्या होता है? तो इसके अंतर्गत ऐसी शासन व्यवस्था जिसका जो संवैधानिक यानी वास्तविक जो प्रमुख होता है देश का, वह जनता द्वारा चुना जाता है, वह वंशानुगत नहीं होता। यानी राजा का बेटा
सीधे राजा न बने, ऐसी बात। यानी यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राष्ट्रपति सबसे सर्वोच्च पद है और उनका बेटा सीधे राष्ट्रपति नहीं होता। यह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या किसी और माध्यम से चुना जाए, ऐसा जो चुना जाए, लेकिन वंशानुगत माध्यम से नहीं चुना जाए, यही गणराज्य है दोस्तों। अब आते हैं प्रस्तावना के अंतिम 5 शब्द पर जो संविधान के उद्देश्य को दर्शाते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है? न्याय। तो न्याय के अंतर देखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर न्याय की बात की गई हमारे संविधान में। इन्हें मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से हासिल किया गया है। ये रूसी क्रांति 1917 से प्रेरित है दोस्तों। रूसी क्रांति कब हुआ? 1917, उससे प्रेरित है। दूसरा जो है, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, न्याय के अंतर्गत हम लोग एक चीज़ और जान ले तो न्याय का सामान्य अर्थ होता है भेदभाव की समाप्ति। राजनीतिक न्याय सहित आर्थिक और सामाजिक न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, इसे आप जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है, मूल अधिकार को भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है। ये विभिन्न प्रावधान प्रस्तावना में सामाजिक न्याय के रूप में अर्थ में जोड़ा गया है। देखिए, संविधान द्वारा बराबर सामाजिक स्थिति के आधार पर एक न्याय संगत समाज बनने से की बात कही जाती है। आर्थिक न्याय का अर्थ क्या होता है? इन सब के बारे में सामाजिक न्याय की बात कर लिए, अब आर्थिक न्याय की बात करते हैं। तो देखिए, आर्थिक न्याय संगत समाज बनाने से क्या होता है ना कि अलग अलग सदस्यों के बीच संपत्ति का समान वितरण से इसका अर्थ होता है, जिसमें संपत्ति कुछ हाथों में केंद्रित ना हो सके। अब है राजनीतिक न्याय। मैंने आपको बताया था कि न्याय को भागों में बांटा गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, है ना। तो जब हम राजनीतिक न्याय की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी में बराबरी के अधिकार से है। भारतीय संविधान प्रत्येक वोट के लिए सार्वभौमिक बेशक मताधिकार और समान मूल्य प्रदान करता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि किसी के वोट का कम मूल्य है, समान मूल्य है। तो देखिए, अब आते हैं स्वतंत्रता पर। दूसरा जो है वो है स्वतंत्रता। तो इसके लिबर्टी, तो इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता का तात्पर्य एक व्यक्ति जो मजबूरी के या अभाव के मजबूरी में या गतिविधियों के वर्चस्व के कारण तानाशाही, गुलामी, चाकरी, कारावास आदि से मुक्त या स्वतंत्र कराना है दोस्तों। स्वतंत्रता यही है। ये भाग 3 में मूल अधिकारों के अंतर्गत इसका प्रावधान भी है। अब आते हैं समता के ऊपर। तो देखिए, समता क्या है? समता सीधे सीधे आप समझ रहे होंगे, जहाँ समानता हो। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की क्षमता प्रदान करती है दोस्तों, जिसका अभिप्राय है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की। समाज के किसी भी वर्ग के विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध है दोस्तों। संविधान के भाग 3 और 4 में उल्लेखित है। ये है समता। अब आते हैं बंधुत्व के ऊपर। अब हम लोग बात करेंगे बंधुत्व के ऊपर। तो देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ यह होता है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान और दूसरा, देश की एकता और अखंडता। मौलिक कर्तव्य में भी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना। इसमें किसी तरह के व्यक्ति की गरिमा को ठेस न पहुंचाने की बात हमारे संविधान में कही गई है। अब हम लोग 5वें बिंदु पर चर्चा करेंगे,
उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं। उद्देशिका जिसे प्रस्तावना भी कहा जाता है दोस्तों, इसका यह संविधान का भाग है या नहीं, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए इसमें दो बाद आते हैं। पहला है बेरूबाड़ी बाद। बेरूबाड़ी बाद इसके ये आया 1960 में। ये 1960 में आया। इसमें संविधान, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह संविधान का भाग नहीं है। क्यों कहा? क्योंकि वह यह मानता था, मतलब सुप्रीम कोर्ट यह माना कि उद्देशिका संविधान के उद्देश्यों का संघीभूत रूप है तथा संविधान निर्माताओं के लक्ष्यों की कुंजी भी है, लेकिन यह संविधान का भाग नहीं है। लेकिन दोस्तों जब 1973 में जब केशवानंद भारतीवाद आता है और ये 1995 में LIC वाद आता है, तो इन दोनों में सर्वोच्च न्यायालय जो है ना, अपनी पूर्व की मान्यता के विपरीत उद्देशिका को संविधान का भाग मान लेता है। क्यों मानता है? क्योंकि संविधान अनुच्छेदों में वर्णित प्रावधानों की व्याख्या में सहायक है। केशवानंद भारतीवाद में दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार है, लेकिन उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो आधारभूत ढांचे से संबंधित है। संविधान सभा ने भी सभी भागों को अधिनियमित करने के बाद उद्देशिका को संविधान के भाग के रूप में अधिनियमित किया गया था दोस्तों। अतः उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का भाग है। बहुत बड़ी चीज़, आपको क्वेश्चन आ भी सकता है कि संविधान का ये भाग है या नहीं, तो आप सीधे सीधे आंसर देंगे कि संविधान का भाग है, परंतु इसे न्यायालय में वैधानिक की परिस्थिति प्राप्त नहीं है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रस्तावना या उद्देशिका संशोधन योग्य है या नहीं। अभी हमने 5वां उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं, इसमें भी क्लियर हो गया कि ये संशोधन योग्य है। दोस्तों इसमें थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए संविधान का जो अनुच्छेद है 368 में संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया सन्निहित है। इसमें 1973 के केशवानंद भारतीवाद में उद्देशिका के संशोधन योग्य होने या न होने का प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा आया था। तो न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का भाग है। यह भी हमने क्लियर किया, अभी बात किया इस पर। और उद्देशिका जो है यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसमें संशोधनीय है, लेकिन एक शर्त रखी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संशोधन से संविधान के मूल तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यह संशोधन का शक्ति भी कहा कि यह सिर्फ संसद को प्राप्त है। संविधान के मूल तत्वों के प्रतिबंध के अंतर्गत रखते हुए 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों हमने जो बात किया था अभी, समाजवादी पंथ निरपेक्ष है ना, और उसके बाद अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। हम लोग संविधान के प्रस्तावना के महत्व की अब चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें जान लीजिए कि संविधान की जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है वो संविधान के मूल सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दर्शन की अभिव्यक्ति है। संविधान निर्माताओं के महान और आदर्श विचारों की कुंजी है। सर आह्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने भी कहा दोस्तों कि उद्देशिका को बारे में बताया कि हमारे स्वप्नों और विचारों का ये प्रतिनिधित्व करती है। के मुंशी ने कहा कि उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। सर अर्नेस्ट वार्कर ने उद्देशिका को अपने सामाजिक राजनैतिक विचारों की कुंजी माना और इसे अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में प्रमुख रूप से शामिल किया दोस्तों। एम हिदायतुल्लाह के अनुसार उद्देशिका हमारे संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा कहा ये हिदायतुल्लाह ने। अमेरिका का संविधान आप जानते हैं कि प्रथम संविधान है
जिसमें उद्देशिका सम्मिलित है और वहीं से हम इसे ग्रहण किए हैं। प्रमुख संविधान विशेषज्ञ थे N.A. पालकीवाला। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा दोस्तों। तो इस तरह से संविधान के प्रस्तावना के पूरे शब्दों को मैंने आपके बीच में रखा।